गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना आज पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग। तो अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को, खासकर इंडिया की स्पेसिफिकली रादर इंडिया की कंपनीज़ को उन्हें अलाउ कर दिया है कि वो इंडिया में मैप्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है। तो मतलब जो है पहले क्या था कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप इंडिया में मैप्स जो है वो सर्विसेज नहीं कर सकते थे। बिना परमिशन के आप गवर्नमेंट्स की जो है वो मैप नहीं बना सकते थे। ठीक है। तो अब क्या किया है, जो है उसको अलाउ कर दिया गया है कि आप जो है मैप की टेक्नोलॉजी जो है या फिर आप टेरेन की मैपिंग या जो भी एक तरह से आप मैप बनाना चाहते हो कंट्री का, एक तरह से जैसे गूगल मैप्स है, तो वैसे अगर आप पूरे डिटेल में एरियल व्यू से आप पूरी अगर एक मैपिंग करना चाहते हो हमारी कंट्री की तो आप उसको कर सकते हो। स्पेसिफिकली फॉर इंडियन कंपनीज़ का है ये। ठीक है। अब ये जियो स्पेशियल डेटा होता क्या है? तो एक ना जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल आया था गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसको फॉर्मुलेट किया था 2016 में। ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। बट क्योंकि उसके अंदर डेफिनेशन दी गई थी कि जियो स्पेशियल डेटा होता क्या है, तो उसी डेफिनेशन को हम अपनी जो है नोट्स में अब यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है कि स्पेस या फिर एरियल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट्स, एयरशिप्स, बलून्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स से जो भी फिजिकल मैन मेड, नेचुरल या मैन मेड फिजिकल फीचर्स या फिर बाउंड्रीज ऑफ अर्थ जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, उसका उसके सर्वे बनाना करना, चार्ट्स बनाना, मैप्स बनाना, टेरेस्ट्रियल फोटोज जो है वो खींचना, इन सब को कहते हैं जियो स्पेशियल डेटा। ठीक है। कि एरियल तरीके से मतलब आप स्काई से जो है सैटेलाइट से करो चाहे एयरक्राफ्ट से करो, एयरशिप्स, इन सब चीज़ों से नेचुरल और मैन मेड फिजिकल फीचर्स जो है या बाउंड्रीज ऑफ जो हमारी कंट्री की जो है सरफेस की, उसको अगर आप डेटा को इकट्ठा कर रहे हो, उसके सर्वे कर रहे हो, मैप बना रहे हो, चार्ट्स बना रहे हो और कोई भी फोटोज़ खींच रहे हो, उस पूरे के पूरे जो है डेटा को हम जियो स्पेशल डेटा कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत वाइड डेफिनेशन है। इस बिल में इसको जो है जियो स्पेशल डेटा को इन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है। तो बैकग्राउंड भी देखते हैं थोड़ा सा। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन दिया था कि हम जो है बहुत ज़्यादा अभी हम गूगल मैप्स पे एक तरह से डिपेंडेंट हैं। हम मतलब फॉरेन सोर्सेज ऑफ मैप्स जो इंडिया के हैं उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उस पर डिपेंडेंट ना रह के हम अपनी आत्मनिर्भरता इस इंडस्ट्री में कैसे लेके आएँ, इसके लिए उन्होंने जो है इंडियन जो है कंपनीज़ के लिए इसको ओपन कर दिया, डी रेगुलेट कर दिया कि अब बिना परमिशन के जो है सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन करके आप जो है ये डेटा इकट्ठा कर सकते हो, आप ये मैप्स बना सकते हो, सर्वे, चार्ट्स जो है, फ़ोटोज़, ये सारी जो है आप कर सकते हो। स्टार्टअप्स हैं ना इंडिया के, सिर्फ उन आई मीन स्टार्टअप्स नहीं, जो कंपनीज़ हैं इंडिया की, वो इसको जो है वो कर सकती हैं। ठीक है। उनको जो है लाइसेंस लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिलता मिलता था, बहुत ज़्यादा। कभी होम मिनिस्ट्री रोक देती थी कि सिक्योरिटी के एस्पेक्ट हैं, आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक तरह से बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर होता था। लेकिन अब जो है ये रेड टेपिज़्म को हटा दिया गया और अब इसको अलाउ कर दिया गया, डीरेगुलेट कर दिया गया। तो इस बिल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रादर अब आप ये देखो कि 2016 में ये बिल लेके आए थे, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल, जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे भी बहुत जो है इसका क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि ये बिल जो है वो रादर बैन कर रहा था कि बिना परमिशन के आप जो है इंडिया की जियो स्पेशल डेटा का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को खतरा हो सकता है। तो आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी एक्वायर करने में, डिसमिनेट करने में, पब्लिश करने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई भी तरह का जियो स्पेशल डेटा ऑफ इंडिया। ठीक है। लेकिन अब उससे बिल्कुल उलट हम लिबरलाइज कर रहे हैं कि पहले जो बिल था जो 2016 में, ऑफ कोर्स इसको नहीं गवर्नमेंट लेके आई आगे, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, लेकिन अब उससे बिल्कुल अपोजिट कर दिया है काम, कि बिल्कुल ही डीरेगुलेट कर दिया है, लोगों को ओपन कर दिया है। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अब वो है फ्रीली अवेलेबल होएगा इंडिया में, और कोई भी जो है कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो जियो स्पेशल डेटा और जो मैप्स है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको आप जो है बिना अप्रूवल के जनरेट कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, प्रिपेयर, डिसैमिनेट, जो भी स्टोर, पब्लिश, ये सारा कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ सेल्फ सर्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि आप बताओ कि हाँ हमारी इंटेंशन ख़राब नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो बताओ,
और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है, लीगल डिस्प्यूट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपकी वो सर्टिफिकेशन को देखेंगे और वो एक तरह से वो एफिडेविट आपका जो है वो क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप सेल्फ सर्टिफाई करके आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरफ से कदम किस चीज़ की तरफ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें अपने लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा, उसी एक विजन की तरफ ये एक कदम है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इंडिया का जो जियो स्पेशल इनोवेशंस हैं, वो जब प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो ज़्यादा इनोवेटिव हो जाएगा, और ये है, इससे हमारी जो है ये इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इससे जो हमारे मैपिंग के जो बिज़नेस है, जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर इंडियन इनोवेशन आ जाएगी, मैपिंग पावर बन जाएगा इंडिया एक बहुत बड़ा, ये सारी सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की। नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस मैप्स आ जाएंगे। हो सकता है कि एक हमारी आपको पता भी है कि इसरो के साथ मिलके एक कंपनी जो है वो बना भी रही है, तो हम शायद गूगल मैप्स का भी एक जो है अल्टरनेटिव दे पाएँ अपनी पॉपुलेशन को, ठीक है। इंडिया के फार्मर्स को अच्छा डेटा, इन डेप्थ डेटा मिल जाएगा, स्मॉल बिजनेसेस को, कॉरपोरेशंस को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेटा मिल जाएगा लोगों का, और जो हमारे फिजिकल फीचर्स का, जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक के बारे में ही, इससे रिलेटेड टॉपिक है। अभी रिसेंटली आपने सुना है कि इसरो ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ, जो कि मैप माई इंडिया, जो एक आपको पता है कि जैसे गूगल मैप्स की तरह ही एक मैप माई इंडिया है, तो उनके साथ इसरो ने कोलैबोरेट किया है और उन्होंने कहा है कि हम जो है जो भुवन नाम से जो हम अपना जो है मैप की जो सर्विसेज उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसरो जो है वो उसमें नाविक, नाविक पता है ना आपको, IRNSS, जो हमारा इंडिया का अपना GPS है एक तरह से, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा है प्रीलिम्स बूस्टर में भी कई बार, और हमने नोट्स में भी पढ़ा है इस बार, तो बल्कि PCS जो पंजाब का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आ गया था IRNSS के बारे में, ठीक है। तो ये हमने कई बार पढ़ा है। तो ये नाविक जो है इसको अकोमोडेट करेंगे इस मैप्स में, और जो है भुवन जो है वो उसी को ही जो है एक तरह से इसरो और मैप माई इंडिया के कोलैबोरेशन से भुवन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो 3 सिस्टम जो हैं वो जो है ये लॉन्च करने की जो बात कही जा रही है, एक तो है भुवन। एक्चुअली जो ये कोलैबोरेशन जो इसरो की है, ये सिर्फ भुवन को लॉन्च करेगी। ये 2 सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो भुवन क्या होगा, नेशनल जियो पोर्टल होगा, जो कि इसरो ने डेवलप किया हुआ है, लेकिन इसको प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर पब्लिक के लिए भी लॉन्च किया जाएगा, और अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। वेदास एक हमारा सिस्टम है, विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम। ये एक ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि अकेडमिशियंस, रिसर्च या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही यूज़ होता है, जिसमें हमारे क्या होता है, ऑप्टिकल इमेजिंग, माइक्रोवेव के थ्रू इमेजिंग, हमारे जो अर्थ की एक तरह से मतलब इंडिया की इमेजिंग, जो इंडियन हमारी जो लैंडस्केप है उसकी इमेजिंग, थर्मल इमेजिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिसर्च वगैरह के पर्पज़ के लिए जो है इसरो इकट्ठा करता है। एक है मॉसडैक। मॉसडैक क्या है, एक डेटा रिपॉजिटरी है, सारे के सारे मीटरोलॉजिकल मिशंस जो कि इसरो ने शुरू किए हैं, और वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओशनोग्राफी और ट्रॉपिकल वाटर साइक्लोन्स, ये सारे के सारे जो हमारी इवेंट्स होती हैं उसका डेटा भी इसमें ही इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। एक तरह से आर्काइवल सेंटर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गवर्नमेंट ने जब हमारा लॉकडाउन लगा तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप जो है, जो कि मैसेजिंग ऐप है, उसका एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहते थे वो, जो कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में कांटेक्ट करने के लिए उसको यूज़ करें, ठीक है। अभी क्या होता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करते थे। सो देयर वाज एन इशू ऑफ प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ने जो अपनी NIC क्या है, हमारा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, तो उनको बोला कि आप जो है एक इंडिजिनस जो है वो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लेके आओ, जिससे कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो मैसेजिंग है, जो हमारे को एक दूसरे से हम डेटा एक्सचेंज करते हैं, वो सेफ़ हो जाए, और जो सारा डेटा है वो हमारे पास ही रहे, हम फॉरेन सर्वर्स में वो डेटा ना भेजें, ठीक है। तो ये संदेश जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी इसको बनाया गया था, लेकिन इसको अब रिसेंटली जो है गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि इसको आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाए, ठीक है। तो आम पब्लिक भी जो है व्हाट्सएप की बजाय संदेश जो ऐप है उसको यूज़ करके एक दूसरे के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये चलेगा कैसे, ये एक तरह से आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड होगा, और इसमें जो है ताकि आपकी जो है प्राइवेसी की वायलेशन ना हो और कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र ना आ पाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जो है
आप अपना इसमें ईमेल आईडी जो और जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको अगर दोबारा से अपना जो है अगर आपको ईमेल आईडी जो चेंज करना है या फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। आप उसी जो है अपने अकाउंट में जो है ये जो है वो आप नहीं रजिस्टर कर सकते उसके साथ, ठीक है? तो ये क्यों किया गया है? ताकि जो है आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो सके, ठीक है? ताकि जैसे अभी क्या होता है कि आप एक इंडिविजुअल पता नहीं कितनी ईमेल्स बना सकता है, ठीक है? लेकिन आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, ताकि सिर्फ जेन्युइन यूज़र जो हैं वो इसका यूज़ कर सकें, सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या किया है कि रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और जो है ईमेल आईडी जो है वो एक एक अकाउंट पे एक ही रखी है, ठीक है? इसके अंदर एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है कि आप किसी भी मैसेज को कॉन्फिडेंशियल मार्क कर सकते हो, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपको जो है ये पता रहेगा कि ये जो मैसेज है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये किसी को आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है? जैसे मैंने आपको समझ लो इस संदेश जो ऐप पे नोट्स भेज दिए, ठीक है? तो ये पेड नोट्स हैं अगर आपके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको फ्री में किसी के साथ शेयर नहीं करने, तो आप उसको मार्क कर दोगे कि दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल। तो ये असल में मुझे उससे कुछ नहीं पता लगेगा, बट आपने अपने फ़ोन में उसको मार्क कर दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो इससे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी। जब भी आप उसको शेयर करने लगोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, इसको शेयर नहीं करना, दिस इज़ अ कॉन्फिडेंशियल मैसेज, ठीक है? अब देखते हैं सर्ट इन के बारे में। सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये जो 2004 में जनवरी में बनाई गई थी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर है ये हमारी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की जो है वो एक तरह से जो है मेन एजेंसी है जो कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को देखती है, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो सर्ट इनको डेजिग्नेट किया गया नेशनल एजेंसी टू परफॉर्म द फंक्शंस इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और एक हमारा प्रोग्राम है नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अश्योरेंस प्रोग्राम, उसी को भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी यही सर्ट इन ही कर रही है, जिससे हम गवर्नमेंट और क्रिटिकल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को बता सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो, ठीक है? तो सर्ट इन जो है वो जो है बहुत सारे टूल्स भी प्रोवाइड करती है, आम जनता को भी प्रोवाइड करती है, हमको, आपको और मेरे जैसे लोगों को भी, जो इंडिया के लोगों को, जिससे वो जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स या फिर वो आप कैसे साइबर सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर कर सकते हो और अपने कंप्यूटर को कैसे सेफ रख सकते हो, ये सारे टूल्स भी आपको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट की एक तरह से ये एजेंसी है, जिससे आप अपने आप को साइबर स्पेस में सिक्योर रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है कैलाश रेंज। तो ये कैलाश रेंज जो है, जो कराकोरम में पड़ती है, उसकी थोड़ी सी एक स्टोरी पीछे आपको हमने ये बता दी है यहाँ पर, इसको आप पढ़ लेना। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको ये पूरा पढ़ के बताऊँ, इसको आप ऐसे ही पढ़ लेना। इट्स नॉट कि ये कोई आपको समझ नहीं आएगा, एक सिंपल सी स्टोरी है। बट ये कैलाश रेंज न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि इंडिया ने जो डिसएंगेजमेंट अभी की है चाइना के साथ, तो उसमें एक ये भी क्लॉज है कि इंडिया विल वेकेट द पीक्स ऑफ कैलाश रेंज, ठीक है? तो बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है गवर्नमेंट का उसमें कि आपने कैलाश रेंज जो एक स्ट्रेटेजिक हाइट है उसको क्यों आप वेकेट करने की बात कर रहे हो? तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी आर वेकेटिंग, मतलब इस पीक से हम नीचे उतर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये पीक जो है वो चाइना को दे रहे हैं। इट विल रिमेन विद इन आवर रीच एंड वी कैन क्लाइंब ओवर इट एनी टाइम। वी आर जस्ट वेकेटिंग इट, ठीक है? मतलब ये इंडियन टेरिटरी में ही है ये पीक। पर अभी क्या होता है कि जो ये कैलाश रेंज है, इसकी पीक पे अभी आपको पता है ना कि जो अगस्त 29 2020 को ऑपरेशन किया था हमने, जिसमें इस एरिया के आसपास जो है चाइनीज़ ट्रूप्स थे, तो इंडियन जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स थी, ये एरिया जो था असल में पहले वो एक नो मैन्स लैंड था, कि मतलब ना तो ये इंडिया के बॉर्डर में आता था और ना ही ये चाइना के बॉर्डर पे आता था। तो ये नो मैन्स लैंड में आता था जहाँ पर कोई भी कंट्री का ऑक्यूपेशन नहीं था। तो इंडिया के जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो कि हमारे तिब्बतन जो कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने जाके इस पे एक मिलिट्री ऑपरेशन करके चाइना से पहले इसके ऊपर खुद वो चढ़ गए, ठीक है? तो इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटजिक हाइट को उन्होंने कैप्चर कर लिया, जिससे वो डायरेक्टली चाइनीज़ सोल्जर्स को ओवरसी कर पा रहे थे और उनके पास एक तरह से एडवांटेज हो गया क्योंकि वो ऊपर बैठ गए जाके, ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि चाइना को ये लगा कि अब तो हम नीचे हैं, हम तो अब जो है एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं। तो इसीलिए जो चाइना है वो एक बैकफुट पे आ गया और चाइना जो है इस पूरी वॉर में, एक तरह से जो ये वॉर ऑफ नरेटिव्स थी, इसमें वो जो है वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे आ गया। तभी उसने कहा कि आप यहाँ से उतर जाओ, बिकॉज फिर उसके बाद हम बात करनी शुरू करेंगे। बट इंडिया इधर से नहीं उतरा और इंडिया ने डिसएंगेजमेंट जो किया है पैंगोंग सो के आसपास, उसमें एक ये भी है कि इंडिया विल vacate this place, India will come down
बट इंडिया विल ऑल्सो कीप एन आई ऑफ ओवर चाइना कि वो चाइना तो नहीं इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। डिसएंगेजमेंट का यही एक कंडीशन है कि दोनों ही इस पर नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कैलाश रेंज है क्या। नदन साइड ऑफ पेंगोंग सो लेक जो है उसके नदन साइड में है ये। सदर्न बैंक से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जाती है, ओवर 60 किलोमीटर्स की ये रेंज है। और इसकी रग टोपोग्राफी है, इस पे कौन कौन से हिल्स पड़ते हैं, हेलमट टॉप, गुरुंग हिल। अभी एक स्पंगुर गैप से, स्पंगुर गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप देखोगे तो ये 1959 के आसपास की एक हिस्ट्री है, तब से ये न्यूज़ में है। तो 1962 की आपको एक बात बताता हूँ कि 1962 में क्या हुआ कि ये स्पंगुर गैप जो है वो एक ऐसा एरिया है जो तिब्बत और इंडियन टेरिटरी के बीच में है, ठीक है। तो ये गैप है एक एरिया जहाँ जिसका फ़ायदा उठा के चाइनीज़ आर्मी जो है वो इंडिया में एंटर कर गई। और बिकॉज इंडिया ने इसको इस गैप को क्लोज़ नहीं किया हुआ था तो जो चाइनीज़ आर्मी है वो इंडिया में एंटर कर गई और इंडिया को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान सहना पड़ा। तो इंडिया जो है कैलाश रेंज को इसीलिए कैप्चर किया हुआ था क्योंकि जो स्पेंगुर गैप है उसके ऊपर डायरेक्ट ओवरसाइट आ जाती है उस पर, ठीक है। कि जो भी कैलाश रेंज पे बैठा है वो जो ये गैप है उसके ऊपर वो डायरेक्ट ओवरसाइट कर सकता है, देख सकता है कि उसको उधर उस एरिया से कोई आ तो नहीं रहा। तो चाइना को यही लगा कि स्पेंगुर गैप का जो हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक हमारे लिए एक तरह से लोकेशन है जिससे के थ्रू हम इंडिया में कभी भी इन्वेजन कर सकते हैं, उसी के ऊपर जब कैलाश रेंज पर बैठ के अगर इंडिया ओवरसाइट कर पा रहा है तो हम जो है डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे आ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने स्पेंगुर गैप को बचाने के लिए जो है वो एक तरह से कैलाश रेंज से इंडिया को हटने को कहा है, ठीक है। और ये चुशुल बाउल एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर है हमारी आर्मी के लिए। तो ये वाला एरिया में हमारी आर्मी का जो है वो जो है और एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्टिविटी होती है। तो चुशुल बाउल इज़ एन एरिया नियर दैट पॉइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं पेंगोंग सो। अब ये पेंगोंग का मीनिंग क्या है, कॉन्केविटी। अब कॉन्केव एक ये लेक है और सो का मतलब होता है लेक तिब्बतन में, ठीक है। तो ये कॉन्केव लेक हुआ, इसका मतलब पेंगोंग सो का मतलब हुआ कॉन्केव लेक। ये एक लॉन्ग नैरो डीप और एंडोहरिक आई एम सॉरी एंडोहरिक लेक है। एंडोहरिक मतलब क्या होता है, लैंड लॉक्ड। इसके आसपास जो है वो कोई भी वाटर सोर्स और नहीं है, ये इसके भी ये एक लेक है, आपने देखी होगी बहुत न्यूज़ में भी चलती है ये, ठीक है। तो ये एक बूमरैंग की शेप में लेक है। तो ये इंडिया में भी है और तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन जो चाइना का है वहाँ पे भी लाई करती है। तो 60% जो ये लेक है वो जो है तिब्बत में ही पड़ती है, ठीक है। सर्दियों में ये जम जाती है, फ्रीज़ हो जाती है, जबकि ये लेक सलाइन है। तो सलाइन लेक्स जनरली फ्रीज़ नहीं होती हैं, बट वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि ये सलाइन लेक भी उस सर्दियों में फ्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ये इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये आए और मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई क्वेश्चन में ये पॉइंट अगर पेंगोंग सो पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो जानबूझ के आपको ये डालेगा पॉइंट कि ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि उस एरिया में पड़ती है, वहाँ पर से ही इंडस निकलती है। तो आपको ये लगेगा कि हाँ हो सकता है कि ये इंडस का पार्ट हो, तो आप उस ऑप्शन को करेक्ट कराओगे। बट एज यू नो कि ये एक तरह से लैंडलॉक लेक है तो ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में जोरावर सिंह जो थे, जो कि डोगरा जनरल थे, जो डोगरा राज था जो जम्मू कश्मीर में, उन्होंने यहीं से ही अपने इसी लेक पे ही जो है अपने सोल्जर्स को ट्रेन करके पैंगोंग सो में ही ट्रेन करके जो है तिब्बत में इन्वेजन किया था, ठीक है। तो इसकी ये हिस्टोरिकल रेलिवेंस भी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो अभी रिसेंटली जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो है वो एक्सेप्ट किया है कि देर इज़ नो एक्चुअल असेसमेंट ऑफ फार्म इनकम। जो हमने अभी तक कोई 2013 से लेके आज तक जो है कोई खास हमने एक्चुअली असेसमेंट नहीं किया कि असल में फार्म इनकम है कितनी जिसको हम डबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको पता ही है एग्रीकल्चर के बारे में कि 54.6% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 14.4% जो हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। फिर इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बनाया गया था प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो है उनके अध्यक्षता में। और उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी थी 2004 में, उनको बनाया गया था इस कमीशन को। और उनकी रिपोर्ट की दी थी जिसके अंदर था कि 1.5 टाइम्स जो है वो
एमएसपी मिलनी चाहिए कॉस्ट से 1.5 टाइम्स। तो वही जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, जो आपको पता ही है। ठीक है। फिर 2016 में क्या हुआ कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, अशोक दलवाई कमेटी, जिसमें ये कहा गया कि डबल करना चाहते हैं हम फार्मर्स की इनकम को, तो आप हमको सजेशन दो कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि फार्म इनकम असल में है कितनी अभी, जिसको हम डबल करना चाहते हैं। ठीक है। तो 2013 से लेके आज तक कोई ऐसा एक्सरसाइज हुई ही नहीं है जिससे स्पेशल एक्सरसाइज कोई ऐसी हुई ही नहीं है जिससे कि हम ये पता लगा पाएँ कि फार्म इनकम असल में है कितनी। ठीक है। और हम किस चीज़ को डबल करना चाहते हैं बाय द ईयर 2022। तो जो अशोक दलवाई जो हैं उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं सिर्फ उसको हम ये मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, हम सिर्फ यही करते रहते हैं। ठीक है। रादर देन एक्चुअल आउटकम, हम ये नहीं देखते कि उससे आउटकम आ भी रहा है कि नहीं, हम बस ये देखते रहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं उस पॉलिसी की, हम ये नहीं देखते कि आउटकम उससे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो पैंडमिक है उसका बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट हुआ होगा फार्मर के इनकम के ऊपर, तो जो है हमको कुछ एक्शन करने की ज़रूरत है उसके ऊपर। ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे जो है फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहती थी, ये 7 पॉइंट्स उन्होंने 7 स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स, बेटर प्राइस रियलाइजेशन एंड अ शिफ्ट टू नॉन फार्म जॉब्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिफ्ट टू नॉन फार्म जॉब्स। तो अभी क्या होता है कि समझ लो एक फैमिली में 4 लोग हैं। ठीक है। और वो 4 लोग एक फार्म पे काम करते हैं। ठीक है। फिर जब वो 4 लोग हैं, जो 4 समझ लो सन्स हैं, उनकी जब शादी होती है, उनकी वाइफ आ जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर भी वो उतने ही फील्ड पे काम करते रहते हैं। ठीक है। तो उससे हो क्या रहा है कि फार्म उतना ही है, लेकिन जिस पे 4 लोग काम कर सकते थे, लेकिन अब जो है 10 लोग या 20 लोग काम कर रहे हैं उससे ही फार्म पे। तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ नहीं हो रही, बल्कि जो इनकम है वो कम होती जा रही है, क्योंकि अब वो पहले 4 लोगों में बँटती थी, अब वो ज़्यादा लोगों में बँट रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है। इनकम जो है हमारी कम होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी सेम रह रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि फार्म में तो 4 ही लोग रहें, जो बाकी लोग हैं उनको हम नॉन फार्म जॉब्स की तरफ हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो दिस वाज़ ऑल्सो अ पॉइंट इन हाउ टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है। तो अब देखते हैं कि फार्मर की इनकम को कैलकुलेशन का उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया। तो एनएसएसओ का ही एक 2013 का इनकम डेटा था, उसी पे ही दलवाई कमेटी ने क्या कहा कि उसको हम 2015-16 के हिसाब से को बेस ईयर बना के हम उसी इनकम को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें ये पता लगेगा कि 2015-16 में जो है फार्मर की इनकम 97,000 पर एनम हो चुकी है। ठीक है। तो उस 97,000 पर एनम इनकम को जो है हमको 2022 तक डबल करना है, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख पर एनम इनकम का टारगेट करके बैठे हैं जो गवर्नमेंट है वो, फ्रॉम बोथ फार्म एंड नॉन फार्म सोर्सेज। ठीक है। तो ये टारगेट अब गवर्नमेंट जो है वो करके बैठी है। देर इज़ नो कि उन्होंने कोई ऐसा स्पेशल स्टडी नहीं की है, उन्होंने 2013 के डेटा को ही बस 2000 इन्फ्लेशन के साथ जो है एडजस्ट करके 2015-16 में लेके आए हैं उसको, कि समझ लो कि जैसे 2013 में इनकम जो थी वो 60,000 होती थी। ठीक है। तो उन्होंने जो 2015-16 में देखा कि नहीं, अब हम जो वो 2013 की जो 60,000 इनकम थी, उसमें अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें तो 2015-16 के में जो है वो 97,000 इनकम जो है फार्मर की होगी। देयर इज़ नो अथॉरिटेटिव प्रूफ, असल में ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने स्टडी करके उन्होंने इसको इस फिगर को अराइव किया है। उन्होंने जस्ट बेस ईयर इफेक्ट का जो यूज़ करके उन्होंने इस फिगर को अराइव किया, और अब इसी के ऊपर काम चल रहा है कि उसको हम 2 लाख कैसे करें बाय 2022। ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।